अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मकदम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज जिस मर्ज़ पर तबसरा हम करेंगे इंशाअल्लाह वह है हुम्माए दिक़ का मुकम्मल बयान। हुम्माए दिक़, इस हुम्मा को समझने के लिए, इस बुखार को समझने के लिए, दिक़ के बुखार को समझने के लिए ये चार लफ्ज़ों को समझना ज़रूरी है। नंबर एक, दिक़ क्या है, दूसरा मुज़मिन क्या है, तीसरा वेस्टिंग एंड मसल्स का लॉस, किस तरह से उज़लात घुलती हैं, पिघलती चली जाती हैं, और किस तरीके से फाइन सब्टिल या वेस्ट मटेरियल अखलात छोटे छोटे साइज़ के पार्ट्स के बनते हैं। इन चार लफ्ज़ों में ही हुम्मा दिक़ का तबसरा मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हुम्मा दिक़ की क्या तारीफ़ है। हुम्मा दिक़ वह लंबा, बारीक, मुतवातिर और मुज़मिन बुखार है। अब इसको समझिए। लंबा तवील मुद्दत है, बारीक इसमें उज़लात को, लहम को यानी गोश्त के टुकड़े को, उज़लात को, मायात को, चर्बी को तोड़ तोड़ करके एकदम बारीक ज़र्रात में तब्दील किया जाता है। ये दिक़ की तारीफ़ है। दिक़ लफ्ज़ को समझना ज़रूरी है। एक होता है पतला, एक होता है बारीक। पतला यहाँ नहीं है, यहाँ बारीक है। पतले और बारीक में फ़र्क है। पतला वो है जो इसमें बहने की सलाहियत हो, मसलन पानी पतला होता है, दूध पतला होता है, इसमें बहने की सलाहियत होती है, इसमें फ्लूइडिटी होती है, इसलिए इसको हम पतला कहते हैं। इसको हम बारीक नहीं कह सकते हैं। लेकिन आटा, इसके ज़र्रात जो है बारीक बारीक होते हैं। या आपको पाउडर शुगर है, इसके ज़र्रात बारीक हो गए। या धुआं, जो पर्टिकुलेट मैटर्स है, जो फ़िज़ा में छोटे छोटे ज़र्रात हैं, तो वो बारीक है। इस दिक़ का से मुराद बारीक, ये उज़लात को, ये जो है लहम को, यानी लहम से मुराद गोश्त, गोश्त को तोड़ तोड़ के बारीक ज़र्रात में तब्दील कर देता है। उसके बाद जो है उज़लात को तोड़ता है, फिर उसके बाद जो ज़ख़ीरा है चर्बी का, उसको तोड़ तोड़ के बारीक ज़र्रात में तब्दील कर देता है। इसीलिए ये बहुत ही मुज़मिन, लंबे वक्फ़े तक चलने वाला बुखार है। और यह ख़ास जो है दिक़ की ये पूरी पूरी तफसीर है कि दिक़ के माने क्या होते हैं। छोटे छोटे ज़र्रात में तब्दील कर देना, पूरे जिस्म के लहम यानी गोश्त को, उज़लात को और उसके साथ चर्बी को और जितने भी ज़ख़ीरे हैं सबको तोड़ तोड़ करके बारीक ज़र्रात में तब्दील कर देता है, उसको बेकार कर देता है। वह आपके सेहत में कोई उसका रोल अदा नहीं होता है। इसीलिए ये बुखार बहुत ही ख़तरनाक बुखार है, जिसे हम दिक़ के नाम से जानते हैं। तो ये लंबा चलने वाला बुखार है, बारीक यानी जो है जिस्म के लहम को, उज़लात को, चर्बी को तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे साइज़ में तब्दील कर देता है। मुतवातिर यानी मुसलसल बना रहता है। और मुज़मिन, लंबे वक्फे तक चलने वाला ये बुखार है, जिसकी रतूबात सालतहा को तेज़ी से घुलाता है। सारी रतूबात जो है, आप जानते हैं कि रतूबात दो तरीक़े की होती हैं, रतूबात सालिहा और रतूबात फासिदा। फासिदा जो फासिद हमारे लिए नुकसानदेह और मुज़िर होती हैं, और सालिहा जो सेहत के लिए अच्छी होती हैं, साले होती हैं, मुफीद होती हैं, उनको जो है घुलाता है। गोश्त और बदन को दक़ीक़ बारीक मादा बनाता है। जो बार बार जिस लफ्ज़ पे मैं ज़ोर देना चाहता हूँ वो है दिक़। और दिक़ के माने ही है कि बारीक तोड़ करके बारीक कर देना, चाहे वो आपका लहम है, उज़लात है, चर्बी है, या और भी जो ज़ख़ीरे हैं, वो सबको तोड़ करके छोटे छोटे साइज़ में तब्दील कर देता है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि गोश्त और बदन को दक़ीक़ बारीक मादा बनाता है, और जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता चला जाता है। जब उसको ग़िज़ाइयत मिलेगी नहीं, जो जिस्म के अंदर है सबको तोड़ तोड़ के रेज़ा रेज़ा कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, तो अब जो है लाजमी है कि यह कमज़ोरी होगी।
दुबला और लागर हो जाता है। मुख्तसर तारीफ, वह मुज़मिन बुखार है, यानी लंबे वक्फे तक चलने वाला बुखार है, जो बदन के लहम को तहलील करके, तहलील से मुराद वही तोड़ना है, घुलाना है, हल करने से। जैसे शक्कर पानी में डालते हैं तो हल हो जाती है, नमक हल हो जाता है, उसी तरह से उजलात हो, लहम हो जिसे गोश्त कहते हैं, और चर्बी हो, या जितने भी ग़िज़ाई ज़खायर जिसके अंदर है, सारे को तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे बारीक ज़र्रात में तब्दील कर देता है और मादा दक़ीक़ बनता है। इसे हुम्माए दिक़ कहते हैं। आइए आगे हम चलते हैं। मर्ज़ की माहियत, बुखार मुकम्मल तौर पर मुज़मिन होता है, यानी लंबे वक्फे तक चला बना रहता है। रतूबात व लहमियात का तहलील होना बुनियादी उन्सुर है। इस दिक़ का बुनियादी उन्सुर क्या है? लहमियात और रतूबात का तहलील होना, छोटे छोटे ज़र्रात में तब्दील हो जाना चाहिए। मरीज़ दुबला होगा, कमज़ोर होगा, खुश्की होगी, कम खोर, उसको भूख ही नहीं लगेगी, बहुत कम खाएगा, प्यास कम लगेगी, तंगी नफ्स, उसको सांस लेने में दिक्कत और दुश्वारी महसूस होगी, दिल की धड़कन में ज़्यादती होगी, मिजाज अक्सर सौदाई या बलगम की तरफ माइल हो सकता है। ये सारी इसकी माहियत या पैथोलॉजी है। असबाब क्या है? असल असबाब, मादा लज़ज़ व फासिद का किसी अज़ो अक्सर फेफड़ों में जम जाना, जो चिपकने वाला मादा है फेफड़े में जम जाता है। मादा लज़ज़, लज़ज़ मीन्स होता है स्टिकी, चिपकने वाला, अधेसिव, जैसे गोंद होता है चिपचा, या च्युइंगम आप खाते होंगे, दांतों में चिपक जाता है, एक नीचे वाले दांत से ऊपर वाले दांत के बीच में चिपक जाता है, तो मादा लज़ज़ चिपकने वाला। और वह फासिद का किसी अज़ा, और ये अज़ो क्या है? अक्सर फेफड़ों में जम जाना। रतूबात सालिहा का मुसलसल तहलील होना, तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे ज़र्रात में तब्दील हो जाना चाहिए। हरारत गुरेसिया की शदीद कमज़ोरी, वो हरारत जितनी ज़रूरत है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है उसको भी कम कर देगा। इसलिए आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो हयाताती रद्द अमल है, वो भी सही तरीक़े से अंजाम नहीं हो पाएगा। हरारत गुरेसिया की शदीद कमज़ोरी हो जाती है। दीगर असबाब, साबका शदीद बीमारी के बाद कमज़ोरी, तवील सफरावी या सौदावी बुखार, लंबे अरसे तक सफरावी या सौदावी बुखार का मरीज़ हो, हैज़ा, इसहाल, कैसे बदन की खाली कैफियत, मुसलसल परेशानी, गम, खौफ, ग़िज़ाइयत की शदीद कमी, फेफड़ों की मुज़मिन सोजिश और विरासती कमज़ोरी जो है, ये सारे असबाब हैं आपके फ़िक़्ह के, जिसमें उस्लात भी घुलेंगी, लहम भी घुलेगा, और जो है चर्बी भी घुलेगी, या जितने भी ग़िज़ाई ज़खायर हैं जिससे इंसान को तवानाई हासिल होती है, वो सारे को तहलील करके छोटे छोटे ज़र्रात में तब्दील कर देगा। दिक़ के माने ही हैं बारीक, और मैं हमेशा बार बार आपको ज़ोर दे रहा हूँ कि बारीक और पतले में फ़र्क है। इसमें जो है बारीक हो जाता है, पतला नहीं होता। पतला से मुराद जो होता है बहने से होता है, वो माई जो बहते हैं, जैसे आपको मैंने बताया दूध है, शहद है, पानी है, ये पतले हैं। लेकिन इसके बरक्स छोटे छोटे ज़र्रात, जैसे आटा है, आटा बहता नहीं है, उसके ज़र्रात छोटे छोटे होते हैं। उसी तरह से आपके सफ़ूफ़ हैं, उनके ज़र्रात छोटे छोटे होते हैं। और इस तरीक़े से तो आपके लहम को, आपके जो है उज़लात को, आपके चर्बी को, या जितने भी ग़िज़ाई ज़खायर हैं जिसके अंदर, जिनसे तवानाई मिलती है, सारे को तोड़ तोड़ करके बारीक ज़र्रात में, दिक़ के माना ही बारीक के होते हैं, ज़र्रात में तब्दील कर देता है। और ये सारे जो है आपके असबाब हैं। अब अलामात में क्या है? बुखार की अलामात पहले ही हमने बताया था कि ये मुसलसल हल्का होता है बुखार, बहुत शिद्दत नहीं होता, लेकिन मुसलसल बना रहता है, और अक्सर शाम के वक्त, रात के वक्त ये जो है चढ़ता है। शाम के वक्त इजाफा होगा, रात को बदन गर्म हो जाएगा, सुबह को कमी आ जाएगी। जिस्मानी अलामात, तेज़ी से जिस्म दुबला लागर होता जाएगा, जब उसके अंदर तवानाई के कोई ज़खायर बचे ही नहीं, लहम घुल गया, उज़लात घुल गई,
जमा चर्बी घुल गई या और भी जो ग़िज़ाई अशिया है सब के सब तहलील कर दिए गए, तोड़ तोड़ के बारीक ज़र्रात में तब्दील कर दिए गए। तो अब उसके बाद जिस्म क्यों कर लागर नहीं होगा, क्यों कर दुबला नहीं होगा? क्योंकि उसको जो है ग़िज़ाइयत कोई जिस्म को मिल ही नहीं रही है। जो कुछ भी है उसको सब तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर दिया गया। अब वो इंसान के किसी काम का नहीं, इसीलिए जो है तेजी से जिस्म दुबला होता चला जाता है, चेहरा जर्द पड़ जाता है, आंखें अंदर को धंस जाती हैं, जुबान खुश्क हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ होती है, सांस फूलती है, कमज़ोरी आम होती है, भूख नहीं लगेगी, नींद कम हो जाएगी, कमर दर्द होगा, पसलियों के नीचे दर्द होगा, पसीना आता है, खांसी हल्की होती है, बलगम बहुत थोड़ा कभी गाढ़ा मकदार में निकलता है। ये उमूमी अलामात आपके हैं। अब मर्ज़ का मैकेनिज़्म, पैथोजेनेसिस जिसे आप कहते हैं, वो क्या चीज़ है? बदन की हरारत गुरेज़िया कमज़ोर हो जाती है, यानी वो आपको तबई हरारत जो जिस्म के बायोलॉजिकल एक्टिविटी को जारी रखने के लिए ज़रूरी होती है, उसको हम हरारत गुरेज़िया कहते हैं, और उसमें कमी आ जाएगी। जब इसमें कमी आ जाएगी तो अब आपके हयाताती रद्द अमल, जो आपके लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, उसमें जो है कमी आ जाएगी, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ को, हयाताती अमल को जारी रखने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर, एक कम अज़ कम टेम्परेचर की ज़रूरत है। मतलब इतने टेम्परेचर की ज़रूरत है। इससे न ज़्यादा हो जाता है तो हरारत हो जाएगी, और इससे कम हो जाएगा तो भी जो है लाइफ एक्टिविटी सीज डाउन हो जाएगी, कम पड़ जाएगी, मंद पड़ जाएगी, कसलमंदी होगी। तो ये हरारत गुरेज़िया में कमज़ोर हो जाती है, कमी हो जाती है, क़ुव्वत हाज़मा ख़राब हो जाएगा और क़ुव्वत जाज़बा कमज़ोर हो जाती है, यानी हाज़मा भी ख़राब हो जाएगा, जो कुछ भी खाएंगे हल्का फुल्का वो भी हज़म नहीं होगा, और उसके साथ जो उससे बनने वाले मवाद सालेहा हैं उनको जज़्ब करने की सलाहियत भी कमज़ोर हो जाती है। ग़ज़ा जो है आपको सही खून, साले, रतूबात बनाने से कासिर, जो ग़ज़ा हम लेते हैं उससे न तो सही खून बनता है न साले रतूबात बनते हैं, इसीलिए इंसान कमज़ोर होता चला जाता है। जो भी हम ग़ज़ा लेंगे उससे सही खून नहीं बनेगा, साले रतूबात नहीं बनेंगे, इसलिए हमें कमज़ोरी महसूस होती है। जो भी रतूबत बनती है बुखार की हरारत उसे तहलील कर देती है। जो ज़खायर हैं, जो पहले से मौजूद हैं, चाहे लहम हो या उज़लात हो या चर्बी हो, वो तो घुल ही रही हैं, मुकम्मल तहलील हो रही हैं और मुतवातिर तहलील हो रही हैं, मुतवातिर छोटे छोटे ज़र्रात में तब्दील हो रही हैं। और मज़ीद अगर थोड़ा बहुत आपको भूख लगी और हल्का फुल्का खाना खाया तो वो भी जो है तहलील हो जाते हैं। इसलिए आपको कोई चीज़ बचती ही नहीं जिससे ताकत मिले इंसान को, इसीलिए कमज़ोरी लायक हो जाती है। जिसके पुट्ठे और गोश्त दक़ीक़ मादा बनते चले जाते हैं। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि हुम्माए दिक़ में सारा जो है इसका बयान लफ्ज़ दिक़ में छुपा हुआ है, और दिक़ के माने हैं कि सब कुछ को तोड़ करके छोटे छोटे ज़र्रात में तब्दील कर देना। और सब कुछ के माने यहाँ पर लहम जो इंसान का गोश्त है, और उज़लात जो आपके मसल्स हैं, और आपके जो है जो चर्बी जमा है, सारे के सारे को तोड़ करके छोटे छोटे ज़र्रात में तब्दील कर देगा। इन छोटे छोटे ज़र्रात को, बारीक को हम रक़ी दिक़ कहते हैं, पतला नहीं, छोटे छोटे, इसी को दिक़ कहते हैं। सारा मादा दिक़ में तब्दील हो जाता है, इसीलिए इसको हुम्माए दिक़ कहते हैं तिब्बे इस्तिलाह में। नतीजा दुबलापन हो जाएगा, लाग़री आएगी, कमज़ोरी होगी, सांस में कमी होगी, लम्बा बुखार होगा। जो कुछ हमने आपसे ऊपर तज़किरा करा उसका नेट नतीजा ही यही होगा कि जब जिस्म के अंदर जो है वो कुछ सब कुछ तहलील हो गया, जो मज़ीद आप ले रहे हैं वो भी तहलील होता चला जा रहा है, तो दुबलापन, लाग़री, कमज़ोरी, सांस में कमी, लम्बा बुखार, ये यकीनन आपके अंदर देखने को मिलेगा। अक़साम क्या है? इसके 4 अक़साम होते हैं। हुम्माए दिक़ बिल मादा, यानी मादे के साथ मादा ज़ायद होता है और लज़्ज़ होता है। इसमें मादा, टॉक्सिन मटीरियल, फासिद मादा ज़्यादा होगा और चिपचिपा होगा। और ये कहाँ पर होगा? फेफड़ों या जिगर में रुका होगा।
शुरू में भी हमने बताया था कि फेफड़ों में, अब मजीद इन्होंने कहा कि जिगर में भी ये रुका हो सकता है। तो ये हुम्माए दिक बिल मादा यानी मादे के साथ है, और दूसरा है हुम्माए दिक बिला मादा, जिसमें मादा नहीं होगा, बिला मादा, मादे के बगैर हरारत गुरेजिया कमज़ोर हो जाती है, तालील रतूबात की शिद्दत बढ़ जाती है, मादा कम होता है, लेकिन बुखार कायम रहता है। कोई भी हो बुखार मुसलसल मुतवातिर जो है कायम रहेगा। और फिर उसके बाद हुम्माए दिक वरक़ी, वरक़ जैसे पेज पन्ने को हम उर्दू में वरक़ बोलते हैं, जिस तरह कागज़ पतला होता है इसी तरह से इंसान का जिस्म पतला हो जाएगा। जैसे आप इस तरह से आप देखिए कि ये आपके पास कागज़ है, इसकी मोटाई कितनी है, एकदम पतला है ये, जो है इसकी मोटाई अगर आप देखिए तो 0.01 मिलीमीटर, इससे भी छोटा जो है आप इन दो अंगुलियों के बीच में है, उसको आप मोटाई को जो है आप अंदाज़ा कीजिए, यही है वरक़। और इंसान का जिस्म की जो जसामत होगी वरक़ के मानिंद हो जाएगी, यानी इतनी लाखरी हो जाएगी, इतना दुबला पतला मरीज हो जाएगा कि उस पर देख करके तरस आएगी। जिस कागज़ की तरह बारीक होता है, इसलिए हुम्माए दिक वरक़ी कहते हैं। शदीद लाखरी होती है और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। अब चौथा है हुम्माए दिक ट्यूबरकुलोसिस। अब इससे ट्यूबरकुलोसिस भी पैदा होने का ख़तरा पैदा हो जाता है, जिसे आप टीबी या ट्यूबरकुलोसिस के कहते हैं। कदीम अतिब्बा ने इसको दिक कहा है। फेफड़ों का फसाद होगा, खांसी आएगी, खून की आमेजिश होगी। ये जो कहा गया कदीम अतिब्बा, शुरुआती दौर में जो हमारे कदीम एंशिएंट ज़माने के जो हकीम हैं, उन्होंने इसे ही हकीकत में दिक कहा था। अब उसके बाद तशख़ीस कैसे करेंगे? बुखार बारीक, बार बार हम लफ्ज़ बारीक को आपको कह रहे हैं, किसी चीज़ को तोड़ करके छोटे छोटे ज़र्रात में पार्टिकल साइज में तब्दील कर देना, चाहे वो कितना ही बड़ा, इतना बड़ा आपका स्फीयर हो, उसको तोड़ करके छोटे छोटे, जैसे आटा, आप गेहूं बड़ा होता है, चना बड़ा होता है, मटर बड़ी होती है, लेकिन उसको जब आटा बन जाता है बारीक बारीक ज़र्रात होते हैं। इसी तरह लहमियात जिस्म के हों, उज़लात जिस्म के हों, चर्बी जिस्म की हो, या दिगर ज़खायर, ग़िज़ाई ज़खायर जो जिस्म के अंदर है, जिससे तवानाई मिलती है, सबको तोड़ तोड़ करके बारीक तब्दील कर देगा। और ये मुसलसल बुखार होगा, और शाम को इसकी तेज़ी बढ़ती है, रात में और तेज़ हो जाता है, सुबह थोड़ा हल्का पड़ जाता है। जिस्म दुबला होगा, सांस तेज़ होगी, थोड़ी सी हरकत पर धड़कन बढ़ जाएगी, भूख नहीं लगेगी, कपड़ों का ढीला होना। अब जब जिस्म लागर हो जाएगा तो कपड़े जो है वही ज़्यादा आपको दिखने लगेंगे, ढीला हो जाना, खांसी बारीक हो जाएगी, नींद में कमी होगी, नफ्स बारीक होगी, क्योंकि जिस्म के अंदर कुछ है ही नहीं। जब नफ्स क्यों धड़कती है? क्योंकि इसमें इस ब्लड वेसल के अंदर खून रवा दवा होता है। जब ज़्यादा खून वाफिर मिकदार में होता है तो नफ्स बरी बरी होती है, लेकिन जिस्म के अंदर जब कुछ बचा ही नहीं तो नफ्स का बारीक होना लाजमी है। तो ये सारी तशख़ीस इसकी है जो है। अगला स्लाइड की तरफ हम देखते हैं। इलाज के 3 बुनियादी उसूल हैं। यूनानी में वसूल इलाज अहम है और ये कभी नहीं बदलता है, तो हर का एक इलाज वसूल तय किया गया है। अब इसमें क्या है? तक़वियत हरारत गुरेज़िया, यानी जो टेम्परेचर, जितना दर्जे हरारत इंसान के जिस्म को अपने हयातियाती आमाल को पूरा करने के लिए ज़रूरी होती है, और उसी को हम हरारत गुरेज़िया कहते हैं। और ये कम हो गई है, मसलन हरारत गुरेज़िया का लेवल ये है, और इस दर्जे हरारत पर रहेगा तो जिस्म की सारी जो है लाइफ एक्टिविटीज़ चलेगी। लेकिन ऊपर हो जाएगा तो इसी को हम हरारत कहते हैं और हुम्मा कहते हैं, और जब नीचे आ जाएगा तो हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो अंजाम पा रहे थे वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अब इस हरारत गुरेज़िया में जो कमी आ गई है उसको तक़वियत दे करके इतना तक उठाना कि ये नॉर्मल तबई दर्जे हरारत पर आ जाए, ताकि हमारे जिस्मानी अफ़आल, हयातियाती
आमाल सही तरीके से अंजाम पा सके। इसीलिए तक़वियत देने की ज़रूरत है, तक़वियत हरारत गुरेज़िया। इसके लिए खमीरा गाँव ज़ुबान, खमीरा खस्ता, अर्क़बीद मुश्क, शरबत बजूरी, ग़िज़ाए लतीफ़, मोतदिल, ये सारी चीज़ें आपका इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद तग़ज़िया और तस्कीन, ये तस्मीन न्यूट्रिशन। तग़ज़िया यानी उसको ग़िज़ा दे कर के उसके जो वज़न में कमी आई है तो उसका थोड़ा सा वज़न बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, वेट गेन और प्लस न्यूट्रिशन। जब आप ग़िज़ाइयत देंगे तो न्यूट्रिशन भी होगा और वेट गेन भी होगा। तो ये दूसरा जो है वसूल है। तो नंबर 1 तक़वियत हरारत गुरेज़िया में बढ़ाना, इसको जो है थोड़ा सा तक़वियत दे करके हरारत गुरेज़िया में बढ़ोतरी करना, जो कम हो गई है आपको तबई दर्जे पर ले आना। दूसरा तग़ज़िया और तस्मीन, इसके लिए मुर्गी की यखनी, दूध, शहद के साथ दलिया, सूप, बादाम वगैरह, किशमिश, अंडा, नीम पुख्ता अगर सफ़रा का गलबा ना हो तो, और फिर उसके बाद रोग़न बादाम यानी ग़िज़ा फ़राहम कराने वाली अफ़ियात को। और फिर इज़ाले सबत, अगर खांसी हो तो लौक़ात का जो है लौक़ सबिस्तान या कोई सी भी लौक़ का जो गले में, लौक़ क्या है, ये चटनी, ये जो है आपके गले में देर तक बनी रहती हैं। लौक़ के माने ही है कि वो अदविया जो आपको गले में देर तक बनी रहे और इससे जो है आपके उज़लात और जो कुछ भी वहाँ पर कमज़ोरी है उसका इज़ाला हो सके। तो लौक़ात की जो है कसरत की जाएगी। अगर खांसी है, बलगम है तो मोतदिल मुनक्कियात दिए जाएंगे, अगर सफ़रा है तो मुबरदात दिए जाएंगे, उसको गर्मी को कम करने के लिए मुबरदात यानी तर चीज़ें, और अगर गम या फ़िक्र हो तो मस्कनात लतीफ़िया का इस्तेमाल होना चाहिए। आइए, परहेज़ हर किस्म की तेज़ गर्म मसालादार ग़िज़ा, ज़्यादा वर्जिश, तेज़ धूप, गम, फ़िक्र, गुस्सा, देर से खाना, खाना छोड़ देना, खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा और खुश्क ग़िज़ा, ये सारे जो है परहेज़ से इसको परहेज़ करना है। पेशरफ्त, इसका प्रोग्नोसिस अंजाम क्या होता है? अगर इलाज ना हो तो जिस्म सूख सकता है, वरक़ी वर्क लफ्ज़ हम बताया था, एकदम लागर सूख सकता है, सांस बहुत कमज़ोर होती है, नब्ज़ बारीक हो जाएगी, दिल तेज़ धड़केगा, क़ुव्वत घटती जाती है, आखिरकार जिस्मानी शिकस्त हो जाती है। वक्त पर इलाज नहीं है तो मुकम्मल सेहत की तरफ वापसी हो सकती है अगर बर वक्त इलाज किया जाए तो। और फिर उसके बाद अब क्या तफसीली तशरीह इसका थोड़ा सा आप सुन लीजिए। ये नंबर 1 मुज़मिन बुखार था जो आपको शुरू में PNG दी गई थी। मुज़मिन बुखार या बुखार हल्का मगर मुस्तकिल बना रहता है, लंबे वक्फे तक बना रहता है, लंबे पीरियड तक बना रहता है, इसीलिए इसको मुज़मिन कहा जाता है। अक्सर शाम या रात को बढ़ जाता है, कई हफ्तों या महीनों तक कायम रहता है। इस तवील बुखार के नतीजे में बदन की हरारत अंदरूनी बातों को खुश्क करने लगती है। ये आपके जो है मुज़मिन के इतने सारे जो है कैफियत हैं। और बदन के लहम का तहलील होना, ये बार बार मैंने कहा कि उसके जो है लहम भी तहलील होगा यानी गोश्त, उसका जो है उज़लात मसल भी तहलील होंगी और चर्बी भी तहलील होगी, या दिगर कोई भी ज़खायर हैं जिससे हमें तवानाई हासिल होती है, सब को तोड़ तोड़ के बारीक ज़र्रात में तब्दील कर देता है। इसको हम तहलील होना कहते हैं, जिससे हमारे जो है सारे इसका नुकसान होता है और लॉस होता है, वेस्टिंग एंड मसल लॉस। मुज़मिन बुखार जिस्मानी रतूबात को कम करता है। ये आप जानते हैं कि 70% आपका पानी होता है या और दिगर मायात होती है। रतूबात को कम करता है, हाजमा को कमज़ोर करता है, ग़िज़ाई अज़्ज़ा में सही इस्तेमाल को रोक देता है, जिसमें अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उज़लात, जिस्मानी चस्बी, रतूबात को गलाना शुरू कर देता है। यह ख़ास तौर से आप देखें, ये जो है जिस्म अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उज़लात, जिस्मानी चर्बी और रतूबात को गलाना शुरू कर देता है। इसे हम तहलील लहम कहते हैं। यही दिक़ का निचोड़ है। अगर इतना आपने याद कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने हुमाए दिक़ को समझ लिया, हुमाए दिक़ को समझ लिया। ये बार बार जो है मैं आपको इसको इस तरीके से गोले में कर रहा हूँ
کہ جسم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھئی اس کو توانائی چاہیے، بغیر اس کے انسان جی نہیں سکتا ہے۔ اب اس کے لیے اس کی عضلات بھی جلیں گی، اس کی جو ہے فیٹس بھی جلیں گے، اس کے لحم بھی جلیں گے، سب کچھ جو ہے تحلیل کر کے اس کو تحلیل لحم کہتے ہیں۔ اور مادہ دقیق جو ہم کہہ رہے ہیں حمیات دق، یہ دقیق لفظ اصل ہے سے دق بنا ہے، اور دقیق کا مطلب چھوٹے چھوٹے ذرات، قطعاً دقیق کا مطلب رقیق نہیں ہے، پتلا نہیں ہے، بہنے والا نہیں ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے ذرات میں، جیسے گیہوں کا آٹا ہوتا ہے یا دھواں میں پھیلے ذرات ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں دقیق، پارٹیکولیٹ میٹر، بہت چھوٹے چھوٹے جو ہے سائز کے کڑوں میں تبدیل کر دیتا ہے ذرات میں۔ جب بدن کے عضلات اور رطوبات تحلیل ہوتے ہیں تو پتلا، باریک اور لطیف سا مادہ بنتا ہے۔ باریک لغت میں دقیق کو باریک سے جو ہے تعبیر دیا گیا ہے، اور پتلا سے قطعی مراد جو ہے بہنے والا نہیں ہے، چھوٹا چھوٹا ہو جائے گا، اسی کو پتلا کہہ رہے ہیں۔ اور جسے یونانی طب میں مادہ دقیق کہا جاتا ہے۔ یہ مادہ بخاراتی ہو سکتے ہیں، رقیق ہو سکتے ہیں، لطیف، خون میں تیزی سے شامل ہونے والا ہوتا ہے۔ یہی مادہ سینے میں جمتا ہے، یہی جو ہے آپ کے پھیپھڑے میں جمے گا، یہی جو ہے آپ کے جگر میں جمع ہوگا۔ کھانسی، بلغم اور کیا کہتے ہیں کمزور بڑھ جاتا، اور ٹیوبرکلوسس ٹائپ ویسٹنگ کے امراض پیدا کرتا ہے۔ یہ آپ کو اتنا ہے۔ اور دق میں یہی مادہ دقیق مرض کیوں بڑھاتا ہے؟ یہ جب مادہ دقیق ہو گیا تو یہ اس سے مرض بڑھتا کیوں ہے؟ یہ خاص طور سے آپ دیکھیے، آپ نے پہلے مرحلے میں سمجھ لیا کہ مادہ دقیق ہوتا ہے کیونکہ اس کو توڑ کر کے چھوٹے سائز کے ذرات میں تبدیل کر گیا۔ اب اس سے کیوں کر جو ہے مرض کو بڑھاتا ہے؟ تو اب بدن کمزور ہوگا، عضلات تحلیل ہوگی، مزید مادہ دقیق بنتا ہے، ٹوٹ سے اور بھی جو ہے دقیق ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ مادہ پھیپھڑوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ جب پھیپھڑوں میں کوئی مادہ جمع ہوگا تو وہاں پر ہوا کے آمد و شد میں آنے جانے میں دقت اور دشواری ہوگی۔ جب گلے میں کوئی چیز پھنس جائے گی پھیپھڑوں میں تو کھانسی آئے گی، بخار ہوگا، پسینہ ہوگا، دبلا پن ہوگا۔ مادہ دقیق جسمانی قوت کو مزید ختم کرتا ہے۔ مرض ایک چکر کی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے، چکر کی طرح جو ہے سائیکل میں جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فی امان اللہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو کافی کچھ جانکاری حاصل ہوئی ہوگی۔ اب بتائیے کہ اگلا مرض، اگلا گفتگو کا عنوان کیا ہوگا، یا آپ بے دھڑک بتائیے کہ اور کس طریقے سے ویڈیو کو ہم اور اچھا مزید شکل میں آپ کو پیش کریں جس سے کہ آپ کو فائدہ ہو۔ فی امان اللہ۔